हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 का एनसीईआरटी का भूगोल बुक से अध्याय 1 संसाधन और विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। ये वीडियो स्पेशल सीटेट क्लास 6 to 8 तथा बीपीएससी टीआरई 4.0 जिनका सब्जेक्ट भूगोल है उनके लिए बनाया गया है। ये चैप्टर लंबा होने के कारण ये हम इसमें 2 पार्ट में देखेंगे, जिसमें पार्ट 1 में हम 18 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और पार्ट 2 में भी 18 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इसका मतलब है कि कुल मिलाकर के हम संसाधन और विकास से 36 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो बस बने रहिए मेरे साथ और देखिए हमारा ये स्पेशल वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न रहेगा, सवाल है निम्नलिखित पर विचार करें। पहला कथन दिया है तकनीकी रूप से सुलभ, दूसरा दिया है आर्थिक रूप से व्यवहार्य, तीसरा दिया है सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य और चौथा दिया है इंसान। बताना है उपर्युक्त में से कौन सा संसाधन के घटक है। ठीक है, बताना है आपको कि उपर्युक्त में से कौन सा संसाधन के घटक हैं। अगर हमें संसाधन का अगर बेसिक डिफिनेशन पता है तो इसका हम आंसर दे पाएंगे। संसाधन क्या कहता है? कहता है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वह सब कुछ है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वह सब कुछ है जिसका उपयोग हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। सिंपल सा चीज़ें हैं कि हमारे पर्यावरण में जो भी कुछ उपलब्ध है वह सब कुछ है जिसका उपयोग हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। हमारी जो भी इच्छा है और उसकी पूर्ति हो रहा है, ठीक है। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि बशर्ते कि वह तकनीकी रूप से सुलभ होना चाहिए। ठीक है, तकनीकी रूप से वो सुलभ होना चाहिए, आर्थिक रूप से व्यवहार होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है उसका हम वहन कर ही नहीं सकते, है ना। और तकनीकी रूप से सुलभ भी होना चाहिए, आसान होना चाहिए और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार भी होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से अगर ये चीज़ें हैं तो ये उपयुक्त है, तो उसे हम लोग कह सकते हैं हमारे वो संसाधन है। ठीक है, तो और मनुष्य जो है ना, इंसान जो है अपने आप में स्वयं एक बहुत बड़ा संसाधन है, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारी दुनिया में जो भी कुछ आप देखते हैं जिसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं, चाहे रेडियो हो, मोबाइल हो, टीवी हो, पंखा हो, ये सब क्या है? ये किसको इसको बनाया कौन है? भले संसाधन तो है, लेकिन इसको संसाधन को बनाया कौन? मनुष्य ने बनाया, इंसान ने बनाया। ये भी तो संसाधन के घटक है ना। तो इंसान खुद में एक बहुत बड़ा संसाधन है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 बिल्कुल सभी सही हैं। बस आपको याद ये रखना है फॉर्मूला में डिफिनेशन के रूप में कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वह सब कुछ है जिसका उपयोग हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है, बशर्ते कि वह तकनीकी रूप से सुलभ होना चाहिए, आर्थिक रूप से व्यवहार होना चाहिए, है ना, हमारे लाइफ के लिए पॉसिबल होना चाहिए कि हाँ एक इसका हम लोग वहन कर सकते हैं, और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त होना चाहिए। ठीक है, और इंसान तो बता ही रहे कि ये सबसे बड़ा खुद में संसाधन है। इंसान, देखिए संसाधन तब है जब उसे हम संसाधन के लायक बनाएंगे। जैसे कोई दिव्यांग है या फिर कोई ऐसा चीज़ है जो भी अपाहिज है, जो कुछ नहीं कर सकता, तो उससे हम लोग संसाधन नहीं कर सकते हैं। संसाधन तब कह सकते हैं कि जब वो कुछ करने लायक हो जाए, जब 2 4 लोगों को खिला सकता है, बना कुछ कर सकता है, कमा सकता है। जैसे करने का मतलब है एक पैरों से दिव्यांग है, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसको हम ऐसा चीज़ ज्ञान दे दें कि वो कंप्यूटर वगैरह चला सकता है और 4 लोगों को पढ़ा सकता है, तो 4 लोगों को पढ़ा करके कुछ खुद भी अर्जित कर रहा है, इनकम कमा रहा है और अपने परिवार को भी चला सकता है, तो एक संसाधन हुआ ना इंसान भी। तो हम चीज़ों को उसको कहते हैं कि कहने मतलब ये मेरा ये है कि किसी चीज़ को हम जो भी हमारे पर्यावरण में है उसे हम लोग संसाधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। बशर्ते क्या होना चाहिए? तकनीकी रूप से सुलभ होना चाहिए, आर्थिक रूप से व्यवहार होना चाहिए और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त होना चाहिए। ठीक है, और इंसान अपने आप में सबसे बड़ा संसाधन है, तो मैं कह ही रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से सभी। ठीक है, व्याख्या देखते हैं तो ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। क्या दिया है देखें, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। सिंपल सा चीज़ है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को, इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं, बशर्ते यह तकनीकी रूप से सुलभ होना चाहिए, आर्थिक रूप से व्यवहार्य होना चाहिए, सांस्कृतिक रूप से स्वीकार होना चाहिए। उसे क्या कह सकते हैं हम लोग? संसाधन। संसाधन मानव गतिविधियों का एक कार्य है। मानव स्वयं संसाधनों का आवश्यक घटक है। वे हमारे पर्यावरण में उपलब्ध सामग्री को संसाधनों में बदलते हैं और उनका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया होगा संसाधन किसे कहते हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, सवाल है कि संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैसे कि पहला दिया है विकास की स्थिति के आधार पर, विकास के स्थिति के आधार पर। ठीक है,
जैविक और अजैविक में बांटा गया है। उसी तरीके से समाप्यता के आधार पर बात करें तो इसे नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय के रूप में बांटा गया है। और वहीं पे स्वामित्व के आधार पर बात करें तो इसे बांटा गया है किस आधार पर, व्यक्ति, समुदाय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आधार पर बांटा गया है। बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ पे सही ढंग से मेल खाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला कथन दिया ना कि विकास की स्थिति के आधार पर जैविक और अजैविक, ये जो इस तरीके से इसका वर्गीकरण नहीं किया गया है। जैविक और अजैविक देखेंगे तो उत्पत्ति के आधार पर जैविक और अजैविक वर्गों में बांटा गया है, तो पहला कथन गलत है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना है कि उत्पत्ति के आधार पर चीज़ों को जैविक और अजैविक रूप में बांटा गया है, जबकि समाप्यता के आधार पर ये नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय या फिर अनवीकरणीय जो संसाधन होते हैं उसे बांटा गया, तो ये कथन सही है। और स्वामित्व के आधार पर यानी कि मालिक के आधार पर व्यक्ति, समुदाय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है, तो ये कथन सही है। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा सही ढंग से मेल खाता है, तो यहाँ पे 2 और 3 सही से मेल खा रहा है, पहला नहीं। पहला जो है वो उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है जैविक और अजैविक रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। बाकी चीज़ें और भी हम देख सकते हैं जो आपका एनसीईआरटी बुक में दे रखा है इस तरीके से कि पहला है यहाँ पे संसाधन को 2 भागों में बांटा है, एक तो प्राकृतिक होगा और एक मानवीय होगा। प्राकृतिक में देखेंगे कि नवीकरणीय योग्य होगा और अनवीकरणीय योग्य होगा। नवीकरणीय को भी देखेंगे 2 भागों में बांटा गया है, जैसे कि सतत अथवा प्रवाह, जैसे कि पवन, जल। और जैव में कौन कौन आ जाएगा, प्राकृतिक वनस्पति जिसमें वन कह सकते हैं और वन्य जीव। वहीं पर अनवीकरणीय योग में देखेंगे, है ना, अनवीकरणीय योग में जैसे कि पुनः चक्रीय, जैसे कि धातु को पुनः चक्रण किया जा सकता है, 1200 प्रयोग किया जा सकता है। और अचक्रीय जैसे कि जीवाश्म ईंधन, ये अनवीकरणीय योग्य है और इसे हम लोग दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वहीं पर मानवीय में देखेंगे कि इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक संरचनाएं एवं संस्थाएं के रूप में और एक मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर। ठीक है, तो ये है संसाधनों का वर्गीकरण जो कि एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। ठीक है, साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है संसाधनों का वर्गीकरण इस तरीके से किया गया है, जो कि यहाँ पे पहला कथन बिल्कुल गलत है। हम यहाँ पे देखते हैं व्याख्या के रूप में तो और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि देखेंगे यहाँ पे संसाधनों को निम्नलिखित तरीकों से वर्गीकृत किया जाता है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर जैविक और अजैविक रूप में बांटा गया है। समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय रूप में बांटा गया है। वहीं स्वामित्व के आधार पर बात करें तो ये व्यक्ति, समुदाय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय रूप में बांटा गया है। और विकास की स्थिति के आधार पर बात करें तो ये क्षमता, विकसित स्टॉक और भंडार के रूप में बांटा गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है बायोटिक संसाधन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, क्या दिया है, बायोटिक संसाधनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है जैव संसाधन जीवमंडल से प्राप्त होते हैं। वहीं दूसरा कथन दिया है कि वे जीवित और निर्जीव चीज़ों से बने होते हैं। बताना है उपर्युक्त कथन में से कौन सा सही है। तो हमें जानना होगा पहले कि बायोटिक संसाधन होता क्या है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ये दोनों कथन सही या गलत है। बायोटिक संसाधन अर्थात बायोटिक मतलब यहाँ पे हो जाएगा जैव। ठीक है, बायोटिक का क्या मतलब है, जैव। ठीक है, तो कह रहा है कि जैव संसाधन के बारे में क्या है, तो जैव संसाधन है क्या, तो ध्यान रखना है कि वे संसाधन या जो संसाधन जैव मंडल से आते हैं उन्हें जैव संसाधन कहते हैं। उदाहरण के रूप में मनुष्य है, वनस्पति है, मछलियाँ हैं, प्राणी जात हैं, पशुधन है, ये सभी क्या है, ये सभी जैव संसाधन के उदाहरण हैं। ठीक है, तो बायोटिक यहाँ पे तो इंग्लिश वर्ड को जोड़ दिया है, अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि ये जैव संसाधन के बारे में पूछ रहा है आपसे। तो देखिए पहला दिया है जैव संसाधन जीवमंडल से प्राप्त होते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने कहा ना कि जैव संसाधन क्या है, जो संसाधन जैव मंडल से प्राप्त होते हैं, तो पहला कथन सही है। दूसरा कह रहा है कि वे जीवित और निर्जीव चीज़ों से बने होते हैं, तो सेकेंड कथन यहाँ पे देखें तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि ये चीज़ें जीवित चीज़ों से बनी होती है, ना कि निर्जीव चीज़ों से, क्योंकि यहाँ पे जैव मंडल के बारे में बात हो रहा है, तो निर्जीव चीज़ें तो यहाँ पे आएगी ही नहीं, तो दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो सिर्फ पहला कथन यहाँ पे सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन केवल 1। ठीक है, तो ध्यान रखना है बायोटिक संसाधन के बारे में क्या रखना है कि जो संसाधन जैव मंडल से आते हैं उन्हें जैव संसाधन कहते हैं, सिंपल सा भाषा में कह सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो मनुष्य है, वनस्पति है, मछलियाँ हैं, प्राणी जात कह सकते हैं, पशुधन कह सकते हैं, आदि आदि हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहता है आपके लिए, निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है मनुष्य, दूसरा है वनस्पति और जीव, तीसरा है पशुधन, चौथा है धातु, पाँचवा है चट्टान। बताना है उपर्युक्त में से किसको जैविक संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, डिफिनेशन हम मेरा भी सुने होंगे, तो बता सकते हैं मनुष्य होगा जिसमें जैव होगा, जिसमें जान होगा, जो जीवित होगा। ठीक है, वनस्पति और जीव भी होगा, पशुधन भी होगा, धातु नहीं होगा, चट्टान भी नहीं होगा।
तो यहाँ पे सही हो जाएगा 1, 2, 3, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, 1, 2, 3 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जैविक संसाधन के उदाहरण। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, अजैविक संसाधनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब बताना है आपको अजैविक संसाधन के बारे में। पहला है, इसमें वे सभी चीज़ें शामिल हैं जो गैर जीवित चीज़ों से बनी हैं। गैर जीवित मतलब जो कि जीवित नहीं हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि उदाहरण स्वरूप इसमें चट्टान आएगा और धातु इसमें शामिल किया जाएगा। बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला कथन बिल्कुल सही दिख रहा है कि इसमें वे सभी चीज़ें शामिल किए जाएंगे जो कि गैर जीवित चीज़ों से बनी होंगी। ठीक है, और दूसरा कि उदाहरण स्वरूप इसमें चट्टान और धातु को हम शामिल कर सकते हैं क्योंकि ये गैर जीवित चीज़ों से बनी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 80 ऑप्शन 1 और 2 यहाँ पे सही है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, नवीकरणीय संसाधनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताना है आपको कि नवीकरणीय संसाधनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा यहाँ पे कथन सही है या कौन सा कथन गलत है। ठीक है, पहला कथन देखते हैं क्या दिया है कि इन संसाधनों को भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा नवीनीकृत किया जा सकता है। वहीं दूसरा कथन दिया है कि अच्छे संसाधन को आगे निरंतर या प्रवाह में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, बताना है कौन सा कथन सही है। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। नवीकरणीय संसाधन असीमित मात्रा में होते हैं, जैसे कि हवा, सूरज का प्रकाश। वहीं पर बात करें हम अनवीकरणीय संसाधन के बारे में, तो ये क्या होते हैं, ये हमारा देखेंगे तो संसाधन है कि वे भंडार जिनका भंडार सीमित है। ठीक है, भंडार एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित होने पर हजारों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा चीज़ ध्यान में रखना है कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर बेसिक क्या है कि नवीकरणीय में हम लोग फिर से चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अनवीकरणीय में हजारों वर्ष लग जाते हैं प्राप्त करने में। ठीक है, तो नवीकरणीय का सिंपल सा हम दे सकते हैं डिफिनेशन की नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका बार बार उपयोग किया जा सकता है और यह समाप्त नहीं होता है क्योंकि इन्हें जैविक रूप से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण के रूप में बात करें जैसे कि हवा है, सूरज है ना, तो वहाँ पे देखेंगे कि पहला जो कथन दे रखा है तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए बताइए, बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि इन संसाधनों को भौतिक, रासायनिक या आंतरिक प्रक्रियाओं के द्वारा हम नवीनीकृत कर सकते हैं, नया ला कर सकते हैं, फिर से इसको बना सकते हैं। वहीं दूसरा दिया है कि अच्छे संसाधनों को आगे निरंतर या प्रवाह में विभाजित किया जा सकता है, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोनों कथन यहाँ पे सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। व्याख्या में देखेंगे कि जिन संसाधनों को भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा नवीनीकृत किया जा सकता है उन्हें प्रतिपूरक संसाधनों के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए सौर और पवन ऊर्जा, जल, जंगल, वन जीव आदि। वहीं पर बात करें अच्छे संसाधन को निरंतर या प्रवाह में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है सौर ऊर्जा, दूसरा है पवन ऊर्जा, तीसरा है जल, चौथा है वन्य और पांचवा है वन्य जीव। बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण है। सिंपल सा है कि आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे नवीकरणीय है, यानी कि फिर से इसको हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला दिया सौर ऊर्जा, तो ये नवीकरणीय है, बार बार प्रयोग होने पर ये खत्म नहीं हो सकता। वन ऊर्जा भी वही केस में आएगा, जल भी आएगा, वन भी हो जाए खत्म होने के बाद भी इसे चाहे तो हम लोग इसका फिर से कर सकते हैं, बना सकते हैं जंगल को। वन्य जीव भी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 सभी जो है वो क्या है, नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए कि जिन संसाधनों को भौतिक, रासायनिक या आंतरिक प्रक्रियाओं के द्वारा नवीनीकृत या पुनरुत्पादित किया जा सकता है उन्हें नवकरणीय या फिर प्रतिपूरक संसाधनों के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए सौर, पवन ऊर्जा, जल, जंगल, वन्य जीव आदि अच्छे संसाधनों को निरंतर या प्रवाह में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है सब चीज़ों को हम लोग नवीकरणीय संसाधन के तौर पर देखेंगे, रख सकते हैं उसमें। अगला सवाल है गैर नवीकरणीय संसाधनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब बताना है गैर नवीकरणीय संसाधन के बारे में। पहला कथन है कि इन संसाधनों को बनाने में लाखों साल लगते हैं। और दूसरा है कि कुछ संसाधन रिसाइकल करने योग्य हैं।
उन्हें भौतिक, रासायनिक या आंतरिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बताना है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे पहला कथन देखेंगे तो बिल्कुल सही दिख रहा है कि जो गैर नवीकरणीय संसाधन होते हैं इन्हें बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। वहीं दूसरा कथन दिया है कि कुछ संसाधन रिसाइकल करने योग्य होते हैं। बिल्कुल सही है। कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो रिसाइकल, दोबारा उसको हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे प्लास्टिक वगैरह देखेंगे, है ना, धातु वगैरह भी देखेंगे, कुछ ऐसे होते हैं जो रिसाइकल करके फिर से हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा में दिया है कि उन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी कथन यहाँ पे सही है, जैसे कि जीवाश्म ईंधन है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से सभी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे व्याख्या में थोड़ा सा, गैर नवीकरणीय संसाधन बहुत लंबे भूवैज्ञानिक समय के बाद प्राप्त होते हैं। खनिज और जीवाश्म ईंधन ऐसे संसाधनों के उदाहरण हैं। इन संसाधनों को बनाने में लाखों साल लग जाते हैं, है ना। चलिए यहीं पे देखेंगे ना कि धातु क्या है, एक धातु जो हमारा है, जैसे कि कोई भी धातु ले लें तो वहाँ पे देखेंगे वो क्या है, एक गैर नवीकरणीय स्रोत के उदाहरण है। लेकिन क्या उससे हम लोग पुनः चक्रण कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये चीज़ लिखा है कि कुछ संसाधनों को हम रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोग पुनः प्रस्तुत नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें कर सकते हैं और कुछ चीज़ें नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तब भी ऑप्शन हिसाब से भी सही होगा यहाँ। चलिए अगला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है वृक्षारोपण, दूसरा है चारागाह भूमि, तीसरा है शमशान भूमि और चौथा है तालाब। बताना है उपर्युक्त में से किसे व्यक्तिगत संसाधनों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, व्यक्तिगत संसाधन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस सवाल का आंसर देने के लिए आपको सिर्फ इतना सोचना होगा कि क्या इन चीज़ों को हम व्यक्तिगत रूप से देख सकते हैं या नहीं। व्यक्तिगत रूप में निजी तौर पर निजी संपत्ति के रूप में हम लोग देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, बस ये अगर सोचते हैं और जवाब अगर हाँ है तो हाँ है, नहीं है तो नहीं है। जैसे कि वृक्षारोपण, क्या ये निजी संपत्ति हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। चारागाह भूमि हो सकता है, किसी का पर्सनल, किसी का हो सकता है, व्यक्तिगत संसाधन हो सकता है। ठीक है, शमशान भूमि भी हो सकता है, कोई अपना ही कोई एरिया में बना करके रखा हो। शमशान भूमि प्राइवेट हो सकता है, निजी हो सकता है, सामुदायिक भी हो सकता है, सरकारी भी हो सकता है। ठीक है, तालाब भी देखेंगे कि बहुत से ऐसे होते हैं कि जो अपने बहुत सारे में है, लैंड फॉर्म है कहीं पे, तो वहाँ पे तालाब वो अपना बना करके रखे हैं। तो ये भी व्यक्तिगत संसाधन के उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जितने भी हैं वो सभी व्यक्तिगत संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है ना। होगा ही ऐसा नहीं है, किया जा सकता है। ठीक है, तो उपयुक्त में से इसका सही आंसर होगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा व्याख्या में देख लेते हैं। व्यक्तिगत संसाधन ये निजी तौर पर व्यक्तियों के स्वामित्व में है। कई किसानों के पास खुद की ज़मीन है जो उन्हें राजस्व के भुगतान के बदले सरकार द्वारा आवंटित की जाती हैं। गाँव में भूमि पर स्वामित्व रखने वाले लोग हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं। शहरी लोग भूखंड, मकान और अन्य संपत्तियों के मालिक हैं। वृक्षारोपण, चारागाह भूमि, तालाब, कुओं में पानी आदि व्यक्तियों के स्वामित्व वाले संसाधनों के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे शमशान भूमि ऐसा नहीं होता। ये तो हमेशा देखेंगे कि ये होता है आपका, ये जो है ना, ये शमशान भूमि, ये कहीं ना कहीं देखेंगे आप कि सामुदायिक ही के रूप में देखने को मिलता है। शमशान भूमि किसी व्यक्तिगत संसाधन मतलब नहीं होता ये। ठीक है, तो ये नहीं लेकर मान सकते हैं, ये नहीं होगा। 1, 2, 4 इसमें सही होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर दीजिए। इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, 1, 2 और 4। ठीक है, वृक्षारोपण, चारागाह भूमि और तालाब। ठीक है, शमशान भूमि नहीं होगा यहाँ पे। शमशान भूमि ये सामुदायिक जो संसाधन होते हैं उसके उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों के लिए सुलभ हैं। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों के लिए सुलभ हैं। दूसरा कथन है कि वृक्षारोपण, चारागाह भूमि, तालाब, कुओं में पानी आदि सामुदायिक स्वामित्व संसाधनों के कुछ उदाहरण हैं। बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। बात करें यहाँ पे पहला कथन के बारे में, तो पहला कथन दिया है कि सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों के लिए सुलभ होते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। समुदाय में रहने वाले जितने लोग हैं, जो सामुदायिक संपत्ति होती है उस संसाधन पर देखेंगे कि सबके लिए क्या हो जाता है, सुलभ हो जाता है। जैसे कि कहने का मतलब है कि मान लेते हैं गाँव में एक कुआँ है, ठीक है, और वो मान लेते हैं सामुदायिक रूप से खोदी गई है, तो ये सबके लिए आसान होगा। लेकिन कोई पर्सनल अगर खोद करके रखा है तो क्या ये सबके लिए सुलभ होगा?
गांव के सभी सदस्यों के लिए सुलभ होगा? नहीं होगा। ठीक है, वो पर्सनल प्राधिकार होगा, वो पानी दे भी सकता है और नहीं दे सकता है। लेकिन अगर ये पूरे समुदाय के लिए है तो वो हमारे सभी सदस्यों के लिए, गांव के सभी सदस्यों के लिए क्या हो जाता है, वो सुलभ हो जाता है। चाहे किसी तरह की संपत्ति आप देखेंगे, जैसे स्कूल है ना, तो देखेंगे कि सरकारी स्कूल है तो वहाँ पे कोई बच्चा जाकर के पढ़ाई कर सकता है, लेकिन वही निजी स्कूल है तो थोड़ा सा देखेंगे वहाँ पे ज़्यादा पैसा वाले लोग जा कर के ही पढ़ पाते हैं, है ना, तो वो हमारे लिए सुलभ नहीं हो सकता। लेकिन सरकारी स्कूल देखेंगे सभी के लिए सुलभ है, चाहे वो अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, है ना। तो ये पहला कथन सही है। दूसरा कथन है कि वृक्षारोपण, चारागाह भूमि, तालाब, कुआं में पानी आदि सामुदायिक स्वामित्व संसाधनों के कुछ उदाहरण है, तो ये कथन गलत है। ये भी देखेंगे कि ज़्यादातर ये निजी स्वामित्व वाले संसाधन होते हैं। ठीक है, तो पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा कथन गलत है। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में दिया है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन वे संसाधन हैं जो समुदाय के सभी सदस्यों के लिए सुलभ हैं। गांव के कॉमन्स, चारागाह, शमशान भूमि, गांव के तालाब इत्यादि, सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्पॉट, शहरी क्षेत्र में खेल के मैदान, वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए क्या होते हैं, वास्तव में सुलभ होते हैं, आसान होते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये वाला सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सभी खनिज, जल संसाधन, वन जीव राजनीतिक सीमाओं के भीतर भूमि। वहीं दूसरा कथन दे रखा है कि महासागरीय क्षेत्र तट से 12 समुद्री मील की दूरी तक है। बताना है उपर्युक्त में से कौन सा राष्ट्रीय संसाधन के उदाहरण है, पहला या दूसरा या दोनों। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पहला कथन के बारे में। बात कर रहे हैं हम लोग किसके बारे में, राष्ट्रीय संसाधन के बारे में। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय संसाधन किसे कह सकते हैं, तो राष्ट्रीय संसाधन का अंतर्गत आता है ये सभी खनिज आएगा, जल संसाधन भी आएगा, वन जीव राजनीतिक सीमाओं के अंदर हमारा जो पॉलिटिकल बाउंड्री होता है उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ये सभी राष्ट्रीय संसाधन के उदाहरण होते हैं, यानी कि उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है कि महासागरीय क्षेत्र तट से 12 समुद्री मील की दूरी तक, 12 समुद्री मील मतलब कितना, लगभग अराउंड 22 किलोमीटर मान सकते हैं। ठीक है, 22 किलोमीटर, ठीक है, 22 किलोमीटर तक मान सकते हैं कि इतना दूरी तक जो होता है वो महासागरीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और वो राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो ये दूसरा कथन भी यहाँ पे सही है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो कह रहा है ना यहाँ पे, ये महासागरीय क्षेत्र तट से 12 समुद्री मील तक की दूरी, अर्थात देखेंगे यहाँ पे जिससे कहने का मतलब है ये हमारा क्या है, ये हमारा समुद्री तट है। और यहाँ से लेकर के देखेंगे तो जहाँ भी 22 किलोमीटर का राउंड आएगा, ठीक है, चारों तरफ 22 किलोमीटर की दूरी पर जहाँ भी जाएंगे उस एरिया में जो भी कुछ मिनरल्स हैं, खनिज हैं या फिर जो भी प्राकृतिक संपदाएं हैं वो सभी राष्ट्रीय संपदा के अंतर्गत देखी जाती हैं, ये राष्ट्रीय सोर्सेस में आएंगे। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि महासागरीय क्षेत्र तट से 12 समुद्री मील की जो दूरी तक है वो क्या है, एक राष्ट्रीय संसाधन है, वो क्या है, एक राष्ट्रीय संसाधन है। ठीक है, और इसी के अंतर्गत देखेंगे तो सभी खनिज हो गए, जल संसाधन है, वन जीव है, राजनीतिक सीमाओं के भीतर जो भी सब चीज़ें हैं वो सभी राष्ट्रीय संसाधन के उदाहरण हैं। ठीक, याद रखना है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। व्याख्या देखना जरूरी है इसके लिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय संसाधन तकनीकी रूप से सभी संसाधन राष्ट्र के हैं। सार्वजनिक भलाई के लिए निजी संपत्ति प्राप्त करने के लिए देश के पास कानूनी अधिकार है। अपने कुछ व्यक्तियों के स्वामित्व वाले खेतों पर सड़कों, नहरों, रेलवे के निर्माण देखा होगा। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण करने का अधिकार प्राप्त है। सभी खनिज, जल संसाधन, वन जीव राजनीतिक सीमाओं के भीतर की भूमि और समुद्र से 12 समुद्री मील अर्थात 22.2 किलोमीटर, जो मैंने कहा था कि 22 किलोमीटर का राउंड होता है ये, तक के समुद्री क्षेत्र जो कि क्षेत्रीय जल और संसाधन कहे जाते हैं, ये सभी राष्ट्र के हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है तट से 12 समुद्री मील अर्थात 22.2 किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र को पारदर्शी जल कहा जाता है। वहीं 200 समुद्री मील से परे यानी उसके बाद के जो हिस्से होते हैं वो महासागरीय संसाधन के खुले समुद्र के होते हैं। वहीं तीसरा कथन कह रहा है कि कोई भी व्यक्तिगत देश बिना अनुमति के 200 समुद्री मील से आगे की समुद्री संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकता है। बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट सवाल होगा।
तो बात करें यहाँ पे पहला कथन के बारे में। पहला कथन बिल्कुल आपको सही दिख रहा होगा, क्योंकि इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि तट से जो समुद्री महासागरीय जो तट होते हैं वहाँ से 12 समुद्री मील या फिर 22 किलोमीटर के अराउंड जो होता है क्षेत्र जो होता है वो पारदर्शी जल कहा जाता है, या फिर कह सकते हैं कि राष्ट्रीय संपदा होती है। ठीक है, तो पहला कथन बिल्कुल सही है। और फिर कह रहा है कि 200 समुद्री मील से परे, यानी कि 200 नॉटिकल जो माइल होता है वहाँ के बाद के जो क्षेत्र होते हैं वो क्या होता है, खुले समुद्र वाले क्षेत्र होते हैं, अर्थात उस पर किसी राष्ट्र का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, 200 समुद्री मील तक आप उसमें जो भी चीज़ें हैं, संपत्ति है, जो भी कुछ अधिकार, जो भी उसमें कह सकते हैं कि प्राकृतिक संपत्ति है या संपदा है, सोर्सेस हैं, तो वहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है, उससे अनुमति लेकर के उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बिना इजाज़त के नहीं कर सकते। ठीक है, 200 नॉटिकल माइल तक, उसके बाद का आपका अधिकार का क्षेत्र का नहीं होता। और तीसरा कह रहा है कि कोई भी व्यक्तिगत देश बिना अनुमति के 200 समुद्री मील से आगे की समुद्री संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकते। तो ये भी कथन सही है। 200 समुद्री मील से आगे की कोई भी अगर संसाधन है तो उसका उपयोग आप अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है उसका प्रयोग के बिना आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों कथन सही है, तो डी ऑप्शन के साथ जाएंगे हम लोग। व्याख्या देख लीजिए। तट से 12 समुद्री मील अर्थात 22 किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र को पारदर्शी जल कहा जाता है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जो कुछ संसाधनों को विनियमित करते हैं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र के 200 समुद्री मील से परे के महासागरीय संसाधन खुले समुद्र से संबंधित हैं और कोई भी व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की सहमति के बिना इनका उपयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखना है कि 200 समुद्री मील से परे महासागरीय संसाधन खुले समुद्र से संबंधित होते हैं और कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की सहमति के बिना इनका उपयोग नहीं कर सकता है। अर्थात थोड़ा सा यहाँ पे हमने जो पॉइंट बताया था थोड़ा सा गलत बता दिया था कि 200 नॉटिकल माइल्स के पर यानी कि उसके बाद का जो क्षेत्र होता है ना, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था के जो होता है मंजूरी लेना होता है। यदि वहाँ का नेचुरल जो सोर्सेस होते हैं उसको यदि आपको इस्तेमाल करनी है तो, या किसी तरह का भी एक्टिविटी करनी है तो वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संस्था की वो परमिशन लेनी होती है। ठीक है, और जो हमारा जो राष्ट्रीय संपदा में आएगा कहाँ तक आएगा, जो कि 12 नॉटिकल माइल है यानी कि 22 किलोमीटर तक की जो दूरी है वहाँ तक जो भी संपत्ति होगी, जो भी नेचुरल सोर्सेस होंगे वो किसका अधिकार होगा, वो उस राष्ट्र का अधिकार होगा। ठीक है, जैसे कि भारत के बारे में बात करें, जैसे हमने बताया यहाँ पे कि अगर इस वाले एरिया तक देखेंगे तो यहाँ से जो 22 किलोमीटर के एरिया तक होगा वो किसका हिस्सा होगा, वो राष्ट्रीय संपदा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से 200 माइल के आगे देखेंगे तो उसके बाद वाला एरिया में अगर आप किसी तरह की एक्टिविटी करना चाहते हैं तो वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अनुमति लेना जरूरी होता है। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत को हिंद महासागर के आधार से मैंगनीज पिंड की खुदाई का अधिकार मिला है। भारत को हिंद महासागर के आधार से मैंगनीज पिंड की खुदाई का अधिकार मिला हुआ है। और दूसरा कह रहा है कि मैंगनीज पिंड भारतीय पारदर्शी जल के भीतर स्थित है। बताना है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखेंगे पहला कथन सही है। ठीक है, भारत को हिंद महासागर के आधार पर देखेंगे वहाँ की मैंगनीज जो पिंड है उसे खुदाई का अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, ये सही है। और दूसरा कह रहा है कि अगर ये सही है तो दूसरा खुद गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि मैंगनीज पिंड भारतीय पारदर्शी जल के भीतर स्थित है। अगर भारतीय पारदर्शी जल के भीतर स्थित होता तो फिर हमें अधिकार को वहाँ पे लेने की क्या ज़रूरत होता। वहाँ पे हमें जो अधिकार मिला है वो अधिकार क्यों मिलता, अगर वो तो हमारी राष्ट्रीय संपदा होती। अगर पारदर्शी जल के अंदर है तो हमारे लिए क्या कहलाएगा, वो राष्ट्रीय संपदा, और हमको उसमें पूरा अधिकार होगा इस्तेमाल करने के लिए। फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्था से हमें अधिकार लेने की क्या ज़रूरत मिलेगी, क्या ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि दूसरा कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि लिखा है मैंगनीज पिंड भारतीय पारदर्शी जल के भीतर स्थित है। अगर भारतीय जल पारदर्शिक जल के भीतर स्थित होता तो हमें परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो दूसरा कथन गलत है। ये पारदर्शी जल के भीतर स्थित नहीं है, ये 200 नॉटिकल माइल की बाद की स्थित है, बाद में स्थित है ये। ठीक है, इसीलिए हमें यहाँ पे अधिकार मिला है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर केवल 1। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे भारत को अंतर्राष्ट्रीय सीवेज अथॉरिटी जो ISA कहा जाता है शॉर्ट में से मैंगनीज नीडल्स खुदाई का अधिकार मिला है, जो उस क्षेत्र से हिंद महासागर के तल से अन्वेषण गतिविधि करने के लिए है जो विशेष आर्थिक क्षेत्र से परे है। ISA का गठन यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ सी के तहत किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये वाला पॉइंट कि ISA का गठन किसे किया गया था, तो ये यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ सी के तहत किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि जिन संसाधनों का सर्वेक्षण किया जाता है और उपयोग के लिए उनकी गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की गई है उन्हें विकसित संसाधन कहा जाता है।
दूसरा कथन है कि भारत के पूर्वी हिस्सों विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा के विकास की अपार संभावनाएं हैं। बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2, दोनों, या तो एक भी नहीं या दो भी नहीं। तो यहाँ पे बात करें पहला कथन के बारे में, पहला कथन बिल्कुल सही दिख रहा है कि जिन संसाधनों का सर्वेक्षण किया जाता है और उपयोग के लिए उनकी गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की गई है उन्हें विकसित संसाधन कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही सही सा डिफिनेशन दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, साफ लिखा हुआ है कि जिन संसाधनों का सर्वेक्षण किया जाता है और उपयोग के लिए उनकी गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की गई है। हमें पता है कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी मात्रा कितनी है, ये सब चीज़ें पता है, उसका उपयोग हम कर रहे हैं, तो उन्हें कहा जाता है विकसित संसाधन। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि भारत के पूर्वी हिस्से विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा के विकास की अपार संभावनाएं हैं। क्या बोल रहा है कि भारत के पूर्वी हिस्सों में विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा के विकास की अपार संभावनाएं हैं। तो क्या ये कथन सही है या गलत है? तो ये कथन सही तब होता जब यहाँ पे पूर्वी पूरब की जगह पर पश्चिम होता, क्योंकि देखेंगे सोचिए जो स्थान है ये पूरब में नहीं है, पश्चिम में है, तो ये कथन यहाँ पे पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि पूर्वी लिखा है, पूर्वी हिस्सा नहीं, ये पश्चिमी हिस्सा होना चाहिए था, तब ये कथन सही होता। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर केवल 1। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। सबसे पहले दिया है व्याख्या में, संभावित संसाधन वे संसाधन हैं जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया है। संभावित संसाधन वे संसाधन हैं जो किसी क्षेत्र में पाए गए हैं लेकिन उनका उपयोग अभी नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए भारत के पश्चिमी हिस्से जो विशेष रूप से राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा के विकास के लिए बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, लेकिन अभी तक इसका सही तरीके से विकास नहीं हुआ है। वहीं बात करें विकसित संसाधन के बारे में, ये वे संसाधन हैं जिनका सर्वेक्षण किया जाता है और उपयोग के लिए उनकी गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की गई है कि हमारे प्राकृतिक में कितना है और उसकी क्वालिटी क्या है। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी व्यवहार्यता के स्तर पर निर्भर करता है। कहता है कि संसाधनों का जो विकास है, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है ना, उसके पर डिपेंड ये करता है। ठीक है, जैसे एक थोड़ा सा एग्जांपल समझाएं आपको हम, जैसे कि मान लेते हैं कि H2O है, तुम जानते हैं कि जल किससे बना हुआ है? H2O से बना हुआ है। तुम जानते हैं इसमें यदि हम जल को यदि विखंडन करें, ऐसा प्रक्रिया मेरे पास आ जाए, टेक्नोलॉजी आ जाए जहाँ से हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग कर दें, तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन हमारे लिए क्या हो सकता है? बहुत बड़ा ऊर्जा का संसाधन हो सकता है। तो क्या मेरे पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है? नहीं है अभी। उस तरह का टेक्नोलॉजी जिस दिन आएगा उस दिन हम हाइड्रोजन को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी व्यवहार्यता के स्तर पर निर्भर करता है। तो ये भी डिपेंड किस पर कर रहा है? हमारे टेक्नोलॉजी पर डिपेंड कर रहा है। जी, टेक्नोलॉजी मेरे पास नहीं है, अगर टेक्नोलॉजी होता तो यहाँ पे अपार संभावनाएं हैं जहाँ से हम एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, स्टॉक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, ये पर्यावरण की ऐसी सामग्री हैं जिनमें मानव की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता है, लेकिन इन तक पहुंचने के लिए मानव के पास उपयुक्त तकनीकी नहीं है। क्या बोल रहा है कि ये पर्यावरण की ऐसी सामग्री हैं जिनमें मानव की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता तो है, लेकिन इन तक पहुंचने के लिए मानव के पास उपयुक्त टेक्निक नहीं है। अब दूसरा कह रहा है कि हाइड्रोजन स्टॉक संसाधन का एक उदाहरण है। ठीक है, तो वही वाला हाइड्रोजन हमने जो बताया था एग्जाम्पल के रूप में, H2O के रूप में, तो क्या ये स्टॉक एक हमारे संसाधन का उदाहरण है? हाइड्रोजन स्टॉक जो है वो संसाधन के उदाहरण हो सकता है? बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो पहला कथन यहाँ पे बिल्कुल सही दिख रहा है कि ये पर्यावरण की ऐसी सामग्रियाँ हैं जिनमें मानव की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता है, लेकिन इन तक पहुँचने के लिए मानव के पास उपयुक्त टेक्निक अभी तक नहीं मिला है या नहीं है। तो पहला कथन सही है। और दूसरा, हाइड्रोजन स्टॉक संसाधन का एक उदाहरण हो सकता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने भी एग्जाम्पल समझाया ना कि अगर हम जानते हैं कि H2O जो जल है ना, जल देखेंगे H2O से बना हुआ है। ठीक है, तो H2O का जो विखंडन करेंगे तो हमें क्या मिल सकता है यहाँ पे? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन सोचिए जरा कि ऊर्जा के रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं या नहीं, लेकिन हमारे पास ये टेक्निक ही नहीं मेरे पास है कि इस चीज़ें को हमें भी इसका ऊर्जा के रूप में प्रयोग कर सकें। ठीक है, तो इसका भी दूसरा कथन भी यहाँ पे सही होगा। यह हमारे लिए स्टॉक के रूप में है, लेकिन इसका हम अभी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक और दो दोनों यहाँ पे सही है। ठीक है, व्याख्या पर देख सकते हैं आप। पर्यावरण में ऐसी सामग्रियाँ जिन्हें मानवीय ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता है, लेकिन इन तक पहुँचने के लिए मानव के पास उपयुक्त तकनीक नहीं है, स्टॉक में शामिल है। उदाहरण के लिए पानी दो गैसों का एक यौगिक है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का उपयोग ऊर्जा के समृद्ध स्रोत के रूप में किया जा सकता है, लेकिन हमारे पास इस उद्देश्य के लिए इसके उपयोग हेतु
उन्नत तकनीक यानी कि जो होता है हाई टेक्नोलॉजी वो उसका पता हमें नहीं है, इसीलिए इसे स्टॉक माना जा सकता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि भंडार स्टॉक का उपवर्ग है। भंडार स्टॉक का उपवर्ग है उन जिन्हें उपयोग में लाया जा सकता है लेकिन अभी तक नहीं निकाला गया है। वहीं दूसरा कथन कह रहा है कि बांधों में पानी, जंगलों आदि भंडार के उदाहरण है। बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो ध्यान रखना है स्टॉक जो है, भंडार जो है वो उसका डिफिनेशन ही है कि स्टॉक का एक उपवर्ग है जिन्हें उपयोग में लाया जा सकता है लेकिन अभी तक उपयोग में नहीं निकाला, या फिर कह सकते हैं कि इसे अभी तक नहीं निकाला गया है। ठीक है, तो ये भंडार कहलाते हैं। ठीक है, भंडार सिंपल सा किसे कहते हैं, तो भंडार स्टॉक का एक उपवर्ग है जिन्हें उपयोग में लाया जा सकता है लेकिन अभी तक नहीं निकाला गया है। वहीं बात करें दूसरा कथन भी सही है कि बांधों में पानी जो है, जंगल जो है आदि सभी भंडार के उदाहरण ही हैं। ठीक है, तो ये सभी कथन यहाँ पे सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों। ठीक है, डिफिनेशन यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है कि संसाधनों की कमी, दूसरा है वैश्विक तापन जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ओजोन परत की कमी, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि क्षरण। बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा मनुष्यों के द्वारा संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग के परिणाम है। बताना है सिंपल सा कि जो भी ऊपर में दिए गए हैं उनमें से कौन ऐसे हैं जो कि मनुष्यों के द्वारा संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग के परिणाम से हुए हैं। तो यहाँ पे देखें संसाधनों की कमी, ये मनुष्यों के संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग की वजह से संसाधनों में कमी आई है, ये भी कथन सही है। ग्लोबल वार्मिंग तो देख ही रहे, ये मनुष्यों की सबसे बड़ी देन है। ओजोन परत की कमी होना, ये भी इसका ये कह सकते हैं कि मनुष्यों के द्वारा ही ऐसा हुआ है। ठीक है, गलत तरीके से अंधाधुंध कह सकते हैं जो भी प्रयोग किए जा रहे हैं चीज़ें। और पर्यावरण प्रदूषण भी कह सकते हैं, और भूमि क्षरण तो वही रहता है। इस सभी में देखें कि कहीं ना कहीं इसमें मानव इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, उपयुक्त में से सभी, ये सभी कारण हैं मनुष्यों के द्वारा संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग का। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। यहाँ पे डिफिनेशन देख सकते हैं, लिखा है कि मानव संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करता रहा है और इसके कारण निम्न प्रमुख समस्याएं पैदा हुई हैं। कुछ व्यक्तियों के लालच को संतुष्ट करने के लिए संसाधनों का अभाव, कुछ हाथों में संसाधनों का संचय जो बदले में समाज को दो खंडों में विभाजित करता है, यानी संपन्न और विपन्न या गरीब और अमीर। संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से वैश्विक परिस्थितियां संकट पैदा हुए हैं, जैसे वैश्विक तापन, ओजोन परत की कमी, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि क्षरण। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास। दूसरा कथन है कि वर्तमान में विकास भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। बताना है उपयुक्त में से कौन सा सतत आर्थिक विकास के घटक हैं। तो याद रखना चाहिए आपको कि सतत आर्थिक विकास का अर्थ होता है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना। ठीक है, ध्यान क्या रखना है कि सतत आर्थिक विकास का मतलब ही होता है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। और वहीं पे इसी एक लाइन और जोड़ सकते हैं हम लोग कि वर्तमान में विकास भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। वर्तमान में विकास तो करें, विकास करना चाहिए, लेकिन विकास ऐसा होना चाहिए कि भविष्य की पीढ़ी के लिए जो ज़रूरतें हैं उसका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई समझौता नहीं होना चाहिए कि भैया देखो आज हम बहुत आगे बढ़ गए लेकिन कल के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। आज हम बहुत ज़्यादा डेवलप कर गए तो क्या ही मतलब है जब आने वाला भविष्य चौपट हो जाए, है ना। तो हम कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हम लोग को विकास करनी है, ऐसी संभावनाएं देखनी है जहाँ से आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम कुछ बचा के रखें। अब ऐसा नहीं कि आने वाले समय में बचाने के चक्कर में पता चला कि अभी हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो सतत आर्थिक विकास का मतलब ये होता है कि प्रेजेंट में हम इस्तेमाल करें लेकिन ऐसा इस्तेमाल करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम सोचें। ठीक है, तो ये इसका दूसरा कथन यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों यहाँ पे कथन सही है। ठीक है, सतत आर्थिक विकास के बारे में ये था। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं व्याख्या क्या लिखा है। जीवन की निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए संसाधनों का एक समान वितरण आवश्यक हो गया है। जीवन के सभी रूपों के अस्थायी अस्तित्व के लिए संसाधन नियोजन आवश्यक है। सतत अस्तित्व सतत विकास का एक घटक है। सर आर्थिक, यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है, आर्थिक विकास का अर्थ है, यहाँ पे सतत होगा, सतत आर्थिक विकास का अर्थ है पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना विकास होना चाहिए और वर्तमान में विकास भविष्य की पीढ़ियों के ज़रूरतों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सा डिफिनेशन भी हो सकता है इसका कि सतत आर्थिक विकास क्या है। ठीक है,
तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 18 MCQ। इसके बाद हम पार्ट 2 भी देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हम रेडी कर रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो भी हम जो कंटेंट लेकर आ रहे हैं बिल्कुल सीटेट के पैटर्न पर ही क्वेश्चंस लाए गए हैं, ठीक है। तो अगर आप सीटेट से हैं तो चैनल आपके लिए बन रहा है ये, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।